आखिर बहू से इतना बैर क्यों? डॉक्टर परिधि, कुछ दिन बाद मेरे देवर की शादी है और सारा काम मम्मी जी ने संभाल रखा था। अब उनके बिना बड़ी परेशानी हो रही है। आप बताएं हम इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? राधिका ने बड़े गंभीर स्वर में कहा। डॉक्टर परिधि रिपोर्ट्स को हाथ में लेकर उनका मुआयना करते हुए बोली, हाँ, इनकी हालत में काफ़ी सुधार है, मगर पैर पर चढ़ा प्लास्टर अभी 1 महीने और लगा रहेगा। ये चल फिर नहीं सकती। अगर इन्हें घर ले जाएंगे तब भी इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करती हूँ एक नर्स रख लो। शादी वाला घर है, तुम अकेले इतना नहीं संभाल पाओगी। पास में बैठे ससुर विनोद जी बोले, बहू डॉक्टर मैडम सही कहती हैं जी, जैसा आप बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। और फिर मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है। यह तो यूं ही घबरा रही है, सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है और कहती है कि अपनी सास के बिना कुछ नहीं कर पाएगी। हल्की सी मुस्कान लिए राधिका ने सारी रिपोर्ट संभाली और डिस्चार्ज पेपर बनवाने रिसेप्शन पर चली गई। उधर विनोद जी कमरे से सामान समेटने लगे। अपनी पत्नी सविता जी के पास पहुँचे। अजी, डॉक्टर से पूछिए मैं कब से चल सकती हूँ। शादी वाला घर है, 100 काम पड़े हैं और अगर बिस्तर में पड़ी रही तो एक काम नहीं होगा। मुझे पता है मेरी बहू के हाथ पाँव नहीं चलते। 4 बार कहो तब जाकर एक बार हाँ बोलती है। कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। देखो विनोद जी, मुझे अच्छे से पता है मेरे बिना इस घर में एक सीख भी नहीं हिलती। सविता जी के 2 बेटे हैं, सौरभ गौरव, एक बेटी नीता। सौरभ की शादी को 2 साल हो गए हैं। अब गौरव की शादी कर रही हैं। इसी सिलसिले में घर में चहल पहल रहती थी। बेटी नीता ससुराल से काम और शॉपिंग के बहाने मायके आ जाती थी। आए भी क्यों ना, नीता घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी है। उसकी शादी सौरभ की शादी के 6 महीने बाद लव मैरिज के चलते हो गई थी। ससुराल मायका एक ही शहर में होने के कारण लगता ही नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो आधा दिन ससुराल में गुजारती तो आधा दिन मायके में। जब से गौरव की शादी तय हुई है, नीता ज़्यादातर मायके में ही रहती है। इस वजह से उसकी दखल अंदाजी घर में बहुत ज़्यादा है। माँ बेटी मिलकर बहू राधिका को भी बहुत तंग करती हैं। उसे घर की हर जिम्मेदारियां और कर्तव्य तो अच्छे से समझा दिए गए हैं, मगर अधिकार एक भी नहीं दिया। बेचारी अपनी मर्जी से घर में रोटी सब्जी भी नहीं बना सकती। मगर राधिका अपने संस्कारों के चलते ना अपनी, ना सास और ना अपनी ननद से कोई शिकायत रखती। दोनों जैसा कहती राधिका उनका हुक्म सर आंखों पर रख मानती रहती, ताकि घर में शांति बनी रहे। वरना सौरभ के घर में घुसते ही राधिका की शिकायतों के पुलिंदे खुल जाते थे। इधर सौरभ भी माँ और बहन की बातों में आकर हमेशा राधिका को ही डांटते डपटते रहते थे। एक दिन सविता जी को बाजार जाने की जल्दी थी। नीता का बार बार फ़ोन आ रहा था। जैसे ही बाथरूम से जल्दीबाजी में निकालने की कोशिश में थी, वहीं उनका पैर साबुन पर आ गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। बार बार फ़ोन की आवाज़ सुन राधिका उनके कमरे में आई तो देखा बाथरूम में सासू माँ बेहोश पड़ी थीं। उसने तुरंत कार निकाली और सासू माँ को अस्पताल पहुँचाया। वहीं से सबको खबर कर दी। डॉक्टर ने बताया सविता जी के सिर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई हैं। 48 घंटे का इंतज़ार करना होगा। सुन सबकी सांसें थम गई थीं। शादी वाले घर में अचानक ये क्या हो गया? नीता ने जब सुना कि मामला गंभीर है
साफ साफ अपने पिता को बोला, रात में मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी। मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है। बोल जल्दी ही चली गई। उसके बाद दोबारा अस्पताल नहीं आई। बस कभी भाई को फ़ोन कर पूछ लेती थी कि माँ की तबीयत कैसी है। जब सौरभ और गौरव ने पूछा, तुम अस्पताल मम्मी से मिलने क्यों नहीं आ रही हो, तो बोली, अचानक ही रिशेष का हैदराबाद टूर बन गया है। मैंने सोचा अब मम्मी के पास कोई काम है तो नहीं, तो मैं क्यों ना हैदराबाद हो लूँ। सौरभ और गौरव दोनों ने एक दूसरे से बोले, हद होती है। यहाँ माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और इसे अपनी ही पड़ी है। पूरे 5 दिन बाद अचानक सविता जी को होश आ गया, मगर सिर और पैर में चोटें ज़्यादा थी, इसीलिए उन्हें कुछ दिन अस्पताल में और रुकना पड़ा। बोल नहीं पा रही थी, मगर उनकी आंखें अपनी बेटी नीता को ही ढूंढ रही थीं। राधिका बहू ने हाथ फेरते हुए पूछा, माँ जी कुछ चाहिए, तो ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया। मतलब तबीयत खराब होने पर भी राधिका से बैर ही था। चुप कर जाओ सविता, अपने आप को तुर्रम खां समझती हो। तुम्हें पता है 10 दिन से तुम अस्पताल में हो, भर्ती हो। तुम्हारे पीछे घर का काम किसने किया, मुझे सब पता है। मेरी बेटी मेरी लाडली है, मेरी लाठी है। अच्छे से घर अस्पताल सब संभाला होगा। बड़े घमंड से बोली। तभी पापा जी आप कमरे से बाहर जाइए, मैं मम्मी का स्पंज करके आती हूँ। उन्हें ज़्यादा बोलने की मनाही है, आप इन्हें परेशान मत कीजिए। राधिका ने अपने ससुर से विनती करते हुए कहा, बेटा मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, मगर मेरी पत्नी को जो अपनी बेटी पर इतना गुरूर है, आज उसको टूट जाने दो, वरना जीवन भर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। किसी की आंखों से लाड प्यार का पर्दा नहीं उतार पाया। क्या बकवास करे जा रहे हैं। ज़रा नीता को फ़ोन कीजिए, पूछूं तो शॉपिंग ख़त्म हुई कि नहीं। फिर घर में हल्दी भी पिसवानी है, मेहंदी वाली को बुक करना है, मेहमानों के लिए गिफ्ट लेने हैं, बुलावे की तैयारी और भी ना जाने क्या क्या। देखा बहू, इसको कुछ भी बोलो तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं इससे क्या कह रहा हूँ और ये क्या सुन रही है। पापा जी मैंने आपसे कहा ना, आप थोड़ी देर बाहर जाइए और मम्मी को तैयार करके लाती हूँ, फिर हम घर पर पहुँचकर आराम से सारी बातें करेंगे। बहू की बातें सुन विनोद जी चुप हो गए। बेटा सौरभ बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। सभी आराम से घर पहुंच गए। व्हीलचेयर से सोफे पर बैठते ही सविता जी फिर चिल्लाने लगी, नीता दिखाई नहीं दे रही, कहीं काम से गई है क्या। माँ क्या नीता नीता कर रही हो। नीता इस घर में तो क्या अपने ससुराल में भी नहीं है, और ससुराल में छोड़ो शहर में ही नहीं है। बेटे सौरभ ने थोड़े गुस्से में कहा, शहर में नहीं है मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तब सब ने मिलकर सविता जी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सविता जी बोली, आप सब समझते नहीं हैं। ज़रूर उसकी सास की तबीयत खराब होगी और प्रीतेश उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया होगा, वरना मेरी बेटी मुझे इस हाल में छोड़कर कभी न जाती। विनोद जी अपना सिर पीटते हुए बोले, किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है, मगर इतना अंधा बहरा होता है मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू ने तुम्हारी जान बचाई, समय पर अस्पताल पहुंचाया। घर और अस्पताल में हम 3 लोग इतना डर गए थे, उस बच्ची ने इतना हौसला दिया हमें कि सब कुछ एक पांव पर संभाला। रसोई के साथ साथ
हल्दी, मेहंदी, शादी की सारी तैयारियां सुचारू रूप से पूरी की। और तो और सुनार कहाँ से गहने लाकर सीधे मेरे हाथों में दे दिए, तो मैं तो कभी उस पर रुपया पैसों के लिए विश्वास नहीं था, मगर इस बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया है। और तुम्हारी कही हर बात गलत साबित हुई। इसके काम करने की स्फूर्ति से मुझे ऐसा लगा था साक्षात मेरे सामने दुर्गा जी हैं। इधर अस्पताल का टिफिन, उधर गौरव सौरभ के ऑफिस काम वाले एक साथ में मोबाइल। सच में तो माँ बेटी की कही सारी बातें झूठी निकली। राधिका घर में कोई काम नहीं करती, बल्कि उस बेचारी ने इस मुसीबत के समय में अपने आप को साबित कर दिखाया। हाँ हाँ, बस भी करिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। घर की बहू है, जब सास पर मुसीबत आई तो उसे इसी तरह काम करना ही था। आप क्यों अपनी बेटी को छोड़कर पराई की इतनी तारीफ कर रहे हैं? घर की बहू है, ऐसा कोई एहसान नहीं किया। और आप क्या चाहते हैं, अब मैं इसके पैर में गिर पड़ूं? आखिर बहू से इतना बैर क्यों? माना वो पराए घर से आई है, मगर उसने पहले दिन से ही तुमको और तुम्हारे पूरे घर को अपना मान लिया था, इसीलिए तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वरना तुम्हारी अपनी लड़की तो तुम्हें दोबारा पूछने नहीं आई। अब इतना भी तुम नहीं समझोगे तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। विनोद जी गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चले गए। गौरव की शादी समय पर हो गई। सविता जी व्हील चेयर पर बैठी बैठी अपनी बहू की कर्मठता देखती रहीं और बेटी की मेहमान नवाजी, नखरे भी। विदाई के समय गौरव और राधिका ने कपड़े, फल, मिठाई, तोहफे के सामान नीता और रितेश को दिए। तब नीता गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती भाभी आपको? माना माँ बीमार है तो आप तो सस्ते में ही विदा कर देंगी। कम से कम दामाद को सोने की चैन और मुझे गले का सेट ही दे देती। दीदी आप एक काम करो, मेरे गले की सोने की चैन आप रख लो, मगर नाराज़ होकर मत जाओ। राधिका को ऐसा करता देख सविता जी बोल पड़ी, नीता शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो अपनी माँ की तबीयत से तुझे कुछ लेना देना नहीं। तुझे तो सिर्फ अपना स्वार्थ और रुपया पैसा दिखाई देता है। इन लोगों द्वारा इतना सब कुछ करने पर भी तुझे सोना चांदी चाहिए। सही कह रहे थे तेरे पापा, मुझे इंसान की परख नहीं। अगर होती तो आज बहू से बैर न पाले बैठी होती, मगर अब मैं समझ गई हूँ कौन अपना है और कौन पराया। बहू तुम परेशान मत हो, शादी ब्याह का मामला है, हर किसी को खुश करने का ठेका हमारा नहीं। बोल। सविता जी चुप हो गईं और नीता पैर पटकते हुए घर से बाहर निकली और अपने ससुराल चली गई। सविता जी बहू को भी बेटी के जैसा ही प्यार करने लगीं। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।